नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट पर। साथियों, आज की क्लास में हम जो हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो राजस्थान की अन्य रियासतें हैं जहां पर प्रजामंडल आंदोलन और उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी, उनके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। और आज की क्लास में जो मुख्य पॉइंट रहेंगे वो एक रहेगा जोधपुर रियासत, दूसरा रहेगा बीकानेर प्रजामंडल और तीसरा रहेगा जयपुर प्रजामंडल। इन तीनों रियासतों के बारे में आज हम बड़े ही विस्तार से चर्चा करेंगे। और हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में अध्ययन किया था, ठीक है। और एक बात और, हमारी जो क्लासें हैं उनका आधार है आरबीएससी और एनसीईआरटी के नोट्स, इसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी के नोट्स पर आधारित ये क्लासें रहेगी, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम सबसे पहले देखते हैं जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। राजस्थान का जो जन आंदोलन था वो सर्वप्रथम जोधपुर से प्रारंभ हुआ था। ये बात लिखी गई है कक्षा जो 9th की जो किताब है प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है, उसमें ये बात लिखी हुई है कि राजस्थान में जो जन आंदोलन था उसकी शुरुआत जोधपुर से हुई थी, ठीक है। जोधपुर में जो राजनीतिक गतिविधियां थी, जिसका हमने राजनीतिक जन जागरण थी वाली क्लास में भी हमने चर्चा की थी, और यहाँ पर भी एक बार चर्चा करता हूँ कि 1918 में प्रारंभ हुई थी। और 1918 में ये क्या था कि 1918 में मारवाड़ रियासत में तोल आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ठीक है। जब चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कन्फ्यूज वाली, वो आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। मारवाड़ सेवा संघ और मारवाड़ हितकारिणी ये एक ही संस्था है, ठीक है। इसका नाम परिवर्तन किया गया था। तो 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा या मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? चांदमल सुराणा ने, ठीक है। उसके बाद में 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की पुनः स्थापना किसने की थी? तब हमारा उत्तर रहेगा जय नारायण व्यास ने, ठीक है। इसके बाद में मारवाड़ सेवा संघ जो कि 1920 में जय नारायण व्यास के द्वारा स्थापित की गई थी, उसका नाम 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा कर दिया था, ठीक है। तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1900 चांदमल सुराणा का अगर पूछा जाए तो 1918 में, और अगर ये पूछा जाए कि मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना चांदमल सुराणा के द्वारा कब की गई थी, तब 1918 रहेगा। अगर पूछा जाए कि जय नारायण व्यास के द्वारा कब की गई थी मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना, तब हमारा उत्तर रहेगा 1920। और मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी जय नारायण व्यास के द्वारा, तब हमारा उत्तर रहेगा 1923, ठीक है। इस बात का आप जो कन्फ्यूजन है वो यहाँ पर आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। मारवाड़ में जन आंदोलन की शुरुआत 1918 में हुई थी मारवाड़ सेवा संघ या मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा, जिन्होंने तोल आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। तोल आंदोलन के बारे में हमने हमारा जो राजनीतिक जन जागरण था वहाँ पर बड़े ही विस्तार से उसके बारे में चर्चा की थी। 1920 में जय नारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की थी, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखना कि मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जय नारायण व्यास के द्वारा कब की गई थी, तब हमारा राइट आंसर रहेगा 1920 में। इसके बाद में 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा को पुनर्जीवित किया गया था, यानी कि 1918 में जब चांदमल सुराणा के द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी, तो उसे पुनर्गठित कब किया गया था? 1923 में जय नारायण व्यास के द्वारा। ये कुछ संस्थाएं हैं, इनका नाम और इनकी स्थापना वर्ष और इनके संस्थापक के बारे में आपको ध्यान में रखना है। अगली कड़ी में देखते हैं कि अक्टूबर 1929 में जय नारायण व्यास के द्वारा ही मारवाड़ राज्य लोक परिषद की भी स्थापना की गई थी, ठीक है। एक मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना भी जय नारायण व्यास के द्वारा की गई थी 1931 में, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन संस्थाओं के नाम, वर्ष, संस्थापक याद रखना, और वर्ष तो विशेषकर क्योंकि कई बार इसमें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना पूछा जा सकता है, या सुमेलित वाला प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो अक्टूबर 1929 में मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जय नारायण व्यास के द्वारा की गई थी।
ठीक है, चलिए अगली कड़ी में चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि जय नारायण व्यास ने ब्यावर से तरुण राजस्थान नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। ये तरुण राजस्थान कौन सी है? ये भाई नवीन राजस्थान है, जिसका प्रकाशन 1922 में अजमेर से किया गया था और बाद में इसका नाम है बदल करके तरुण राजस्थान नाम से प्रकाशित की गई थी। इसके अलावा जय नारायण व्यास के द्वारा बंबई से अखंड भारत नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया गया था। तरुण राजस्थान का, जय नारायण व्यास और अखंड भारत नामक जो समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन बंबई से किया गया था, उसका प्रकाशन किसने किया था? जय नारायण व्यास के द्वारा किया गया था। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखना। अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं कि सन 1936 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कराची में हुआ था और व्यास जी इस परिषद के महामंत्री चुने गए थे। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद वही है जिसका 7वां अधिवेशन उदयपुर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। ठीक है, और एक इसका 1936 में अधिवेशन कराची में हुआ था और इस अधिवेशन में इस परिषद के महामंत्री चुने गए थे। कौन? जय नारायण व्यास, जिन्हें राजस्थान का लोक नायक भी कहा जाता है। इन्होंने पप्पा बैग की पोल नामक एक पुस्तिका का भी प्रकाशन किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ कि हमने यहाँ पर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिए हैं। आपको जिस चीज़ की भी पीडीएफ चाहिए आप एक बार मैसेज करके वो पीडीएफ यहाँ से प्राप्त कर लेना। हमारे मोबाइल नंबर है 7619761567। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। तो जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 थी और जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 थी और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? भंवरलाल सराफ को। मेवाड़ में बलवंत राय मेहता को और यहाँ पर भंवरलाल सराफ को जोधपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष चुना गया था। प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल सवणकार का संबंध किस रियासत से है? मेवाड़ से। और भंवरलाल सराफ का संबंध किस रियासत से है? तो वो हमारा उत्तर रहेगा जोधपुर से। ठीक है, और 2 सालों के बाद में 1936 में भी इस प्रजामंडल को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। असंवैधानिक घोषित करने का क्या है? क्योंकि इनकी नीति सरकार के विरुद्ध में थी, वो जनता का हित चाह रही थी, तो जाहिर सी बात है कि उनका विरोध होना ही है और उन्हें असंवैधानिक घोषित किया जाना सरकार का मुख्य उद्देश्य भी था। ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि प्रशासन उनके हाथों से निकल के जनता के हाथों में आए और लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो। ठीक है, प्रजामंडल को असंवैधानिक घोषित करने के बाद में मारवाड़ राज्य लोक परिषद, जिसकी स्थापना जय नारायण व्यास के द्वारा की गई थी, ने संवैधानिक अधिकारों एवं उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष जारी रखा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और मेवाड़ प्रजामंडल को कब असंवैधानिक घोषित किया गया था, कब गैर कानूनी घोषित किया गया था? 11 मई 1938 को। अगले पॉइंट को देखते हैं। जनवरी 1936 को सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए थे और उन्होंने लोगों से त्याग और बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने पर का भी आह्वान किया था। तो याद रखना कि जनवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस राजस्थान की किस रियासत में आए थे? तो जोधपुर रियासत में। ठीक है, इस बात को भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखना। यह हो सकता है कि इस प्रकार के वन लाइनर उत्तर न दे, आपको 4-5 नीचे ऑप्शन दे दिया जाए कि जनवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए थे, मणिक्यलाल वर्मा के द्वारा मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई थी, जय नारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। इनमें से सभी सही है। ठीक है, इस प्रकार के ऑप्शन पूछे जा सकते हैं। अगले हमारा पॉइंट है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब अंग्रेजों ने देशी राज्यों से परामर्श लिए बिना देशी राज्यों को युद्ध में धकेल दिया था, तो मारवाड़ राज्य लोक परिषद ने इसके विरोध में आवाज भी उठाई थी। ठीक है, और इस युद्ध में जो भारतीय प्रांतीय राज्य थे उनको शामिल करने से क्या हुआ था कि जो कांग्रेस की प्रांतीय मंत्रिमंडल थी उसके सभी सदस्यों ने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था। ठीक है,
जब ब्रिटिश प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने अपना रोष जताते हुए पद से त्यागपत्र दे दिया था, तो जयनारायण व्यास ने भी सलाहकार परिषद से अपना इस्तीफा दे दिया था। ये इस्तीफा किसके विरोध में था कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि जो राज्य का प्रशासन है, शासक है, उनसे इजाज़त लिए बिना और जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे उनसे वार्तालाप किए बिना भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया था। उनके भारत के जो सैनिक थे उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में उन्हें शामिल कर दिया था या उनको वहां पर धकेल दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगली कड़ी में देखते हैं कि मार्च 1940 को मारवाड़ राज्य लोक परिषद को भी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। मारवाड़ प्रजामंडल को तो 1936 में, इसके बाद में 29 मार्च 1940 को मारवाड़ राज्य लोक परिषद को भी गैर कानूनी घोषित कर दिया था, क्योंकि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के विरोध किया था ब्रिटिश सरकार का। इसी परिषद के अध्यक्ष रणछोड़ दास गटानी, मथुरा दास माथुर, भंवरलाल सराफ, आनंद राज सुराणा को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये प्रमुख कार्यकर्ता हैं मारवाड़ राज्य लोक परिषद के। इस पर गांधी जी ने ब्रिटिश नीति का विरोध करते हुए हरिजन नामक समाचार पत्र में जोधपुर सरकार की इस दमनकारी नीति की आलोचना भी की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गांधी जी की वह कौन सी पत्रिका है जिसमें राजस्थान पर या राजस्थान के जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उन पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा या राज्य प्रशासन के द्वारा अमानवीय यातना दी जाती है, उन पर कुप्रशासन किया जाता है, तो उन सभी की आलोचना गांधी जी ने किस पत्रिका में की थी, तो उसका नाम है हरिजन। ठीक है, इस बात का आप थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, इस आंदोलन में छात्रों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया था, जिनमें प्रमुख है जगदीश लाल, जोरावर मल और मदन लाल। ठीक है, इन तीनों का नाम याद रखना, जगदीश लाल, जोरावर मल और मदन लाल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। व्यास जी ने इस परिषद का विधान स्थगित करके स्वयं को प्रथम डिक्टेटर घोषित किया था और जोधपुर में भारत छोड़ो आंदोलन भी संचालित किया था। डिक्टेटर मतलब जो कि जैसा कि मेवाड़ प्रजामंडल के दौरान हुआ था, मणिके लाल वर्मा को चुना गया था, यानी कि सभी के सभी अधिकार उनके अधीन रहते हुए उन्हें अपना सर्वसरिया नेतृत्वकर्ता घोषित कर देना। व्यास जी ने भी परिषद का विधान स्थगित करते हुए स्वयं को प्रथम डिक्टेटर घोषित किया था जोधपुर प्रजामंडल का, और जोधपुर में भारत छोड़ो आंदोलन भी संचालित किया था। इसी बीच 18 अगस्त 1942 को आंदोलन के छठे, सातवें और आठवें डिक्टेटर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। मारवाड़ राज्य लोक परिषद का जो थे डिक्टेटर छठे, सातवें और आठवें कौन कौन से थे? छठे में नाम आता है फूलचंद बाफना का। ठीक है, ध्यान में रखना। सातवें में डिटेक्टर है नागौर के शिवदयाल दवे और आठवें में है डिटेक्टर तुलसीदास राठी। ठीक है, इन चारों का नाम याद रखना। प्रथम थे जयनारायण व्यास। ठीक है, इसके बाद में जो छठे थे वो थे फूलचंद बाफना, सातवें थे नागौर के शिवदयाल दवे और आठवें थे तुलसीदास राठी। ठीक है, इसके अलावा मारवाड़ की कुछ स्त्रियां भी थी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। मारवाड़ में उत्तरदेश शासन की स्थापना हेतु आंदोलन भी किया था और अपनी गिरफ्तारी भी दी थी। ठीक है, उसी प्रकार जिस प्रकार मेवाड़ में नारायणी देवी, स्नेहलता, भगवती बिश्नोई, ठीक है, और एक और थी रमा देवी ओझा। मारवाड़ की स्त्रियां जिसमें रमा देवी, कृष्णा कुमारी जो कि अचलेश्वर प्रसाद की पत्नी थी और दयावंती जो कि रामचंद्र पालीवाल की पत्नी थी, ने भी इस आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, महिला कार्यकर्ताओं का भी नाम आप विशेष रूप से ध्यान में रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा 22 सितंबर 1942 को एक सभा में सुरजी देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर, इन दोनों का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, ने भी उत्तर देश शासन संबंधी गीत गाए थे। ठीक है, याद रखना। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। 4 नवंबर 1947 को परिषद ने विधानसभा विरोध दिवस भी बनाया गया था। 4 नवंबर 1947 को विधान परिषद ने
विधानसभा विरोध दिवस बनाया था। ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो वो है जोधपुर रियासत से। कब बनाया गया था? 4 नवंबर 1947 को विधानसभा विरोध दिवस से बनाया गया था। इसके बाद में जून 1947 को शासक उमेद सिंह की मृत्यु हो जाती है और उनके बाद में उनका उत्तराधिकारी कौन बनता है? हनुमंत सिंह। ठीक है, कौन बनता है? हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह एक और फेमस हुए हैं 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान में। यहाँ पर जसोल के भटियाणी, जसोल बाड़मेर के थे वो, जिनकी कुलदेवी माँ भटियाणी थी। ठीक है, और इन्होंने पाकिस्तानी सेना को आगे बढ़ने से रोका था। ठीक है, इन पर एक फिल्म भी आई थी, उसका नाम है भुज, एक बार अवश्य देखना। इस फिल्म में इनके बारे में आपको बताया गया और संजय दत्त है वो हनुमंत सिंह के किरदार निभा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 28 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने वीपी मेनन को जोधपुर भेजा था और उनके समझाने पर राजा ने वस्तु स्थिति को समझा और 1948 को व्यास जी का मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ और जोधपुर बृहत्तर राजस्थान में शामिल हो गया था। ठीक है, कौन से चरण में? चौथे चरण में शामिल हुआ था। ठीक है, तो ये था हमारा जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन। एक बार वापस इसे थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जोधपुर प्रजामंडल। ठीक है, तो राजस्थान में अगर जन आंदोलन की शुरुआत होती है तो वो कहाँ से होती है? जोधपुर से। इस बात को आप इजी वे में मत रखना, इसे ध्यान रखना। जोधपुर में राजनीतिक गतिविधियां 1918 से ही प्रारंभ हो चुकी थी, जब चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा / मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की थी। 1920 में जयनारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई थी और 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की भी को पुनर्जीवित किया गया था जयनारायण व्यास के द्वारा। इसके अलावा अक्टूबर 1929 में व्यास जी ने मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना भी की थी। ठीक है, इसके अलावा जयनारायण व्यास के द्वारा ब्यावर से तरुण राजस्थान नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था और बंबई से अखंड भारत नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया गया था। यह राजस्थान के लोकनायक हैं जिन्होंने पोपा भाई की पोल नामक पुस्तिका का भी प्रकाशन किया था। 1936 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कराची में आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन के दौरान व्यास जी को महामंत्री भी चुना गया था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1934 में। अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? भंवरलाल सराफ को। 1936 में इस प्रजामंडल को असंवैधानिक घोषित किया गया था। अब जो असंवैधानिक की जो दिनांक है, वर्ष है, वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, 1936 में इस प्रजामंडल को असंवैधानिक घोषित किया गया था। इसके बाद में प्रजामंडल को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। तब मारवाड़ राज्य लोक परिषद, जिसकी स्थापना 1929 में हुई थी, ने संवैधानिक अधिकारों और उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष जारी रखा। प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया तो मारवाड़ राज्य लोक परिषद ने सक्रिय रह करके अपनी भूमिका निभाई थी। जनवरी 1938 को सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए थे और उन्होंने लोगों से त्याग और बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने का भी आह्वान किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अंग्रेजों ने देशी राज्यों से परामर्श लिए बिना देशी राज्यों को युद्ध में धकेल दिया था, तब मारवाड़ राज्य लोक परिषद ने इसके विरोध में आवाज भी उठाई थी। ठीक है, और जब ब्रिटिश प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने रोष जताते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया तो जयनारायण व्यास ने भी सलाहकार परिषद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि मार्च 1940 को 29 मार्च 1940 को ये जो संस्था थी मारवाड़ राज्य लोक परिषद, जो कि मारवाड़ प्रजामंडल के बाद में उत्तर प्रदेश सरकार की स्थापना हेतु कार्यरत थी, उसे भी मार्च 1940 को क्या कर दिया गया था? असंवैधानिक घोषित कर दिया। और इसके प्रमुख नेता जैसे रणछोड़ दास गटानी, मथुरा दास माथुर, भंवरलाल सराफ और आनंद राज सुराणा को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी ने
इनकी गिरफ्तारी पर जोधपुर सरकार की आलोचना करते हुए हरिजन नामक समाचार पत्र में जोधपुर प्रशासन की आलोचना की थी। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखना। आगे इस आंदोलन में मारवाड़ में कुछ छात्र नेताओं भी सक्रिय थे, जिनमें नाम है जगदीश लाल, जोरावर मल और मदन लाल। ठीक है, इन तीनों का नाम आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में व्यास जी को परिषद का विधान स्थगित करके स्वयं को प्रथम डिटेक्टर को नियुक्त किया था और जोधपुर में भारत छोड़ो आंदोलन भी संचालित कर लिया था। ठीक है, 18 अगस्त 1942 को आंदोलन के छठे और सातवें और आठवें डिटेक्टरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। छठा था फूलचंद बाफना, सातवां था शिवदयाल दवे और आठवां था तुलसीदास राठी। ठीक है, छठा फूलचंद बाफना, सातवां नागौर के शिवदयाल दवे और आठवें थे तुलसीदास राठी। इन सभी को भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा मारवाड़ में कुछ स्त्रियां भी थी, महिला शक्ति थी, जिनमें रमा देवी, कृष्णा कुमारी जो कि अचलेश्वर प्रसाद की पत्नी थी, दयावंती जो कि रामचंद्र पालीवाल की पत्नी थी, वो भी शामिल थी। इसके अलावा 22 सितंबर 1942 को एक सभा में सुरजी देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर ने उत्तर देश शासन संबंधी गीत भी गाया था। ठीक है, 4 नवंबर 1947 को परिषद ने विधानसभा विरोध दिवस बनाया गया था। तो विधानसभा विरोध दिवस था वो किस रियासत के द्वारा बनाया गया था? जोधपुर रियासत के द्वारा। कब बनाया गया था? 4 नवंबर 1947 को। किस परिषद द्वारा बनाया गया था? तो मारवाड़ राज्य लोक परिषद के द्वारा। इसी दौरान जून 1947 में शासक उमेश सिंह की मृत्यु हो जाती है और उनका उत्तराधिकारी बनता है हणवंत सिंह। और हणवंत सिंह के शासन बनने के बाद में 28 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने वीपी मेनन जो रियासती विभाग था, जिसका अध्यक्ष तो बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को और सचिव बनाया गया था वीपी मेनन को, जोधपुर भेजा और उनके समझाने पर राजा ने वस्तु स्थिति को स्वीकार किया था और राजस्थान संघ में शामिल होना भी स्वीकार कर लिया था। और 1948 में मंत्रिमंडल व्यास जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया था और जोधपुर बृहत्तर राजस्थान यानी कि चौथे चरण में राजस्थान का भाग बन गया था 30 मार्च को। ठीक है, और 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम जिक्र करते हैं बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। बीकानेर में जन जागृति लाने में चूरू के स्वामी गोपाल दास सर्वप्रथम थे। गोपाल दास जी के बारे में हमने पढ़ लिया है। बीकानेर के दिग्दर्शन के नाम से इन्होंने समाचार जो पर्चे वितरित किए थे, गंगा सिंह के जो कुप्रशासन से संबंधित थे। ठीक है, बाद में इस पर बीकानेर षड्यंत्र अभियोग के नाम से केस चालू किया गया था। कन्हैयालाल ढूंढ भी इनके साथी थे, जिन्होंने चूरू में सर्व हितकारी सभा की स्थापना की थी और जिसके तत्वाधान में कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला का भी शुरू किया था। ठीक है, तो इनके बारे में हमने जो हमारी पीछे की क्लास थी जन जागृति वाले, वहाँ पर इनके बारे में हमने कंप्लीट रूप से पढ़ लिया था। ठीक है, आप पहली बार आए हो तो हमारा राजस्थान की जन जागृति से संबंधित 3 क्लासें अपलोड की जा चुकी है, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप एक बार अवश्य देखना। मग्गाराम वैद्य जिन्होंने कलकत्ता में जाकर के 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। मेवाड़ 1938, मारवाड़ 1934 और बीकानेर 1936 में। 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये वो रियासत थी जिसकी स्थापना राज्य में न होकर के कहाँ हुई थी? बाहर हुई थी, कलकत्ता में मग्गाराम वैद्य के द्वारा 4 अक्टूबर 1936 को। किसकी? बीकानेर प्रजामंडल की। इस समय बीकानेर को जो तत्कालीन शासक थे वो थे महाराणा गंगा सिंह। इस समय बीकानेर के जो तत्कालीन शासक थे वो गंगा सिंह थे, जो स्वयं एक प्रगतिशील शासक थे और अपनी योग्यता से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति भी प्राप्त कर चुके थे। ठीक है, गंगा सिंह ने मग्गाराम वैद्य को बीकानेर से निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद में रघुवर दयाल के द्वारा 22 जुलाई 1942 को बीकानेर राज्य परिषद की भी स्थापना किया गया था, जिसका उद्देश्य है कि महाराज के नेतृत्व में हमें उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 22 जुलाई 1942 को हुई थी। कब हुई थी? 22 जुलाई 1942 को। किसके नेतृत्व में?
रघुवर दयाल के नेतृत्व में हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था कि हमें महाराज के नेतृत्व में उत्तर देश शासन की स्थापना करनी है। इसी बीच गंगा सिंह की मृत्यु हो जाती है 1943 में। इसके बाद में शार्दुल सिंह बीकानेर के शासक बनते हैं। 23 अक्टूबर 1944 को बीकानेर में दमन विरोधी दिवस मनाया गया था, जो कि राज्य में प्रथम सार्वजनिक सभा के रूप में माना जाता है। तो बीकानेर दमन विरोधी दिवस कब बनाया गया था? 26 अक्टूबर 1944 को। याद रखना, बीकानेर दमन विरोधी दिवस कब बनाया गया था? 26 अक्टूबर 1944 को। ये बात हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक से ली हुई बात है। ठीक है, बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया था, जो कि राज्य में जनता की प्रथम सार्वजनिक सभा थी या प्रदर्शन था। ठीक है, इस पर शार्दुल सिंह ने क्या किया कि बीकानेर एक्ट पास करके द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका स्थापित की थी, जिसमें एक का नाम राज्यसभा और दूसरी का नाम था धारासभा। ठीक है, बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा लोक सेवा आयोग एवं हाईकोर्ट का भी गठन किया गया था। हाईकोर्ट का गठन न्याय के लिए, और लोक सेवा आयोग का उद्देश्य था कि जो लोक सेवक है उनकी नियुक्ति करना और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देना। ठीक है, शार्दुल सिंह ने 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि के.एम. पणिकर को संविधान निर्मात्री सभा में भेजा था। ठीक है, यह राजस्थान से भेजे जाने वाले उन सभी सदस्यों में से एक थे जिन्होंने संविधान निर्माता में अपनी भूमिका रखी थी। ठीक है, तो बीकानेर से किसे भेजा गया था शार्दुल सिंह के द्वारा? के.एम. पणिकर को। याद रखना, के.एम. पणिकर बीकानेर से भाग लिया था संविधान निर्मात्री सभा में। इसी बीच 16 मार्च 1948 को जसवंत सिंह दाऊसर के नेतृत्व में मंत्रिमंडल बना था, जिसे प्रजा परिषद के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। और अंततः 30 मार्च 1949 को बृहत्तर राजस्थान के निर्माण के साथ रघुवर दयाल हीरालाल शास्त्री के प्रजामंडल में शामिल हो गए थे, और बीकानेर भी राजस्थान का अंग बन गई थी। ठीक है, यह था बीकानेर प्रजामंडल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। एक बार पुनः थोड़ा जल्दी इसका रिवीजन कर लेते हैं। बीकानेर में जन जागृति लाने वाले कौन थे? तो स्वामी गोपाल दास का नाम आता है। ठीक है, मग्गाराम वेद के द्वारा कलकत्ता जाकर के 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। कब? 4 अक्टूबर 1936 को। किसके द्वारा? मग्गाराम वेद के द्वारा। इसी समय बीकानेर के तत्कालीन शासक गंगा सिंह थे, जो स्वयं एक प्रगतिशील शासक थे, और अपनी योग्यता से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति भी प्राप्त कर रखी थी। ठीक है, अगली कड़ी में देखते हैं कि 22 जुलाई 1942 को बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य महाराज के नेतृत्व में उत्तर देश शासन की स्थापित करना था। ठीक है, इसी दौरान गंगा सिंह की 1943 में मृत्यु हो जाती है और शार्दुल सिंह बीकानेर के शासक बनते हैं। तो इन्होंने क्या किया था? द्विसदनात्मक व्यवस्था का स्थापित की थी, एक राज्यसभा दूसरी धारासभा। इसके अलावा लोक सेवा आयोग और हाईकोर्ट की भी स्थापना की गई थी शार्दुल सिंह के द्वारा। 26 अक्टूबर 1944 को बीकानेर में बीकानेर दमन विरोधी दिवस बनाया गया था, जो कि राज्य में प्रथम सार्वजनिक प्रदर्शन था। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान में रखना। बीकानेर दमन विरोधी दिवस कब बनाया गया था? तो 26 अक्टूबर 1944 को। 1947 में बीकानेर एक्ट पास करके शार्दुल सिंह ने द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका राज्यसभा और धारासभा की स्थापना की थी। इसके अलावा लोक सेवा आयोग एवं हाईकोर्ट का भी गठन किया गया था। ठीक है, शार्दुल सिंह ने 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि के.एम. पणिकर को संविधान निर्मात्री सभा में भेजा था। ठीक है, के.एम. पणिकर को। 16 मार्च 1948 को जसवंत सिंह दाऊद सर के नेतृत्व में मंत्रिमंडल बना था, जिसे प्रजा परिषद, जिसकी स्थापना रघुवर दयाल के द्वारा की गई थी, द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। और अंततः 30 मार्च को बृहत्तर राज्य के निर्माण हुआ, बीकानेर उसमें शामिल हो गया, और बीकानेर से एक सदस्य का नाम आता है रघुवर दयाल गोयल, जो कि हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में शामिल हो गया था। ठीक है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान में रखना
कि बीकानेर में जब राजस्थान का ये अंग बना था तो बीकानेर के किस व्यक्ति को हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था? तो हमारा उत्तर रहेगा रघुवर दयाल गोयल। ठीक है साथियों, तो चलिए अब हम जिक्र करते हैं जयपुर प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। जयपुर में जन जागृति का जो श्रेय जाता है वो अर्जुनलाल शेट्टी को जाता है। अर्जुनलाल शेट्टी के बारे में हमने बहुत अच्छी प्रकार से, जो राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हुए थे, उस क्लास में हमने बहुत अच्छी प्रकार से किया था। उसकी भी प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप एक बार वहाँ से उसे अवश्य कर सकते हो। ठीक है, कि मैंने आपको बताया था कि बीकानेर राजस्थान में जन जागृति आंदोलन, राजस्थान का प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है, और इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो बातें एक टॉपिक में नहीं है वो दूसरे में है, जो दूसरे में नहीं है वो तीसरे में है। ठीक है, तो इसे एक तरह से डिवाइड करके आपके सामने पेश किया गया था ताकि आपके लिए ये टॉपिक बड़ा न लगे, बोरिंग वाला न लगे और आसानी से आप इस टॉपिक को क्लियर कर सकें। ठीक है, अर्जुनलाल शेट्टी है, ये वही अर्जुनलाल शेट्टी है कि अर्जुनलाल शेट्टी अगर नौकरी करेगा तो देश से अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जमनालाल बजाज, जिन्होंने 1927 में चरखा संघ की स्थापना की थी। 1927 में ही अखिल भारतीय राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? बम्बई में। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपको बताया कि सन महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान में रखना और इन्हें मिलते जुलते सनों को एक दूसरे से जोड़ के हम आसानी से इन पॉइंटों को याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल की स्थापना। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में ही कपूरचंद पाटनी के द्वारा कर दी गई थी। ठीक है, परंतु कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के बाद में जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री के सक्रिय सहयोग से जयपुर प्रजामंडल की पुनः स्थापना की गई थी 1938 में। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? कपूरचंद पाटनी के द्वारा 1931 में। उसकी पुनः स्थापना 1938 में जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री के द्वारा कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन के बाद में की गई थी। ठीक है, इस प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन था वो 9 मई 1938 को बजाज जी की अध्यक्षता में हुआ था। तो जयपुर प्रजामंडल की प्रथम अधिवेशन 1938 मई 1938 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। इसके बाद में जयपुर सरकार ने बजाज जी, हीरालाल शास्त्री, चिरंजी लाल अग्रवाल, कपूरचंद पाटनी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, क्योंकि सरकार अपना विरोध नहीं चाहती थी और जो ये जनता के मसीहा थे और इन्हें वो गिरफ्तार कर लेगी तो जनता धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त हो जाएगी या शांत हो जाएगी। जब जयपुर में सत्याग्रह का संचालन अब गुलाबचंद कासलीवाला और दौलतमल भंडारी के नेतृत्व में हुआ था। तो याद रखना कि दौलतमल भंडारी और गुलाबचंद कासलीवाल का संबंध किस रियासत से है? तब हमारा उत्तर रहेगा जयपुर रियासत से। किस रियासत से? जयपुर रियासत से। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि इसके बाद में अगस्त 1939 को सरकार एवं प्रजामंडल के मध्य एक समझौता हुआ था और इसके बाद में बजाज और इनके साथियों को रिहा कर दिया गया था। ठीक है, प्रजामंडल का मार्च 1940 में विधिवत पंजीकरण हुआ था और हीरालाल शास्त्री को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। कब हुआ था? मार्च 1940 को। तो याद रखना, जयपुर प्रजामंडल का विधिवत रूप से पंजीकरण कब किया गया था, या जयपुर रियासत जो प्रजामंडल था उसका पंजीकरण कब किया गया था? तो मार्च 1940 में किया गया था और अध्यक्ष किसे बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को। आगे चलते हैं। नवंबर 1941 में प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर में आंदोलन छेड़ गया था। तो जयपुर महाराजा ने उत्तर देश शासन की स्थापना की मांग को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि हो सकता है उन्हें किसी बात की भनक ही कि इससे जनता उनके विरोध में हो जाएगी और उनकी प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो डगमगा जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि हमने उत्तर देश शासन की स्थापना की मांग को स्वीकार कर लिया था। उस समय जयपुर के जो तत्कालीन शासक थे वो थे मान सिंह द्वितीय। ये जो शासक हैं इनका भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे बीकानेर
जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो बीकानेर के शासक कौन थे? शार्दुल सिंह। जोधपुर के कौन थे? हनुमंत सिंह। मेवाड़ के कौन से थे? भोपाल सिंह। जयपुर के कौन थे? मान सिंह द्वितीय। इस प्रकार इन सभी शासकों के नाम आपको याद होना चाहिए। हाँ, इनका हम जिक्र एकीकरण वाले टॉपिक में करेंगे। अब जयपुर में आंदोलन का कोई औचित्य नहीं रहा था। क्यों नहीं रहा था? क्योंकि आंदोलन इसलिए था उत्तरदेश शासन की स्थापना के लिए। अब जयपुर के शासक ने उत्तरदेश शासन की स्थापना की मांग को स्वीकार कर लिया था, तो प्रजामंडल दो वर्गों में बंट गया था। एक तो वो थे हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में, जो ये चाहते थे कि अब हमें आंदोलन का कोई मतलब नहीं रहता है। वहीं दूसरी ओर थे बाबा हरीश चंद्र, जो कि आंदोलन को जारी रखना चाहते थे। ठीक है, उन्हें इस बात की भनक थी कि ये एक बार के लिए उत्तरदेश शासन की मांग को स्वीकार किया है। जैसे ही उन्हें लगेगा कि शासकों की जनता शांत हो गई है, वो अपनी इस नीति पर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करेगी। एक वर्ग हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में जो आंदोलन के पक्ष में नहीं था, वहीं दूसरा वर्ग था बाबा हरीश चंद्र के नेतृत्व में, जो कि आंदोलन के पक्ष में थे। 16 सितंबर 1942 को बाबा हरीश चंद्र के दबाव में आकर के हीरालाल शास्त्री ने तत्कालीन प्रधानमंत्री ईर्जा इस्माइल को आंदोलन छेड़ने का अल्टीमेट दे दिया था। उसमें कुछ शर्तें थी, अगर ये मानते हो तो हम आंदोलन प्रारंभ नहीं करेंगे, अन्यथा हम आंदोलन प्रारंभ करेंगे। बाबा हरीश चंद्र का जो मोर्चा था उसका नाम था आज़ाद मोर्चा। ठीक है, आज़ाद मोर्चा का जो नेतृत्व कौन कर रहा था? बाबा हरीश चंद्र था। इनके साथ इनका साथी दौलतमल भंडारी भी था। बाबा हरीश चंद्र का गुट आज़ाद मोर्चा के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में हीरालाल शास्त्री एवं प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच में कुछ समझौते हुए थे। वो कौन कौन से थे? कि युद्ध के लिए राज्य सरकार जन धन की सहायता नहीं देगी। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, प्रजामंडल को राज्य में शांतिपूर्ण युद्ध विरोधी अभियान चलाने की स्वतंत्रता होगी। नंबर 1, जन धन की सहायता नहीं करेगी। नंबर 2, युद्ध विरोधी अभियान चलाने हेतु शांतिपूर्ण रूप से हड़ताल करेगी। कौन? प्रजामंडल। ठीक है, इसके बाद में अगला पॉइंट था कि ब्रिटिश प्रांतों से आने वाले किसी आंदोलनकारी को प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। यानी कि जैसे मान लो कि मणिकलाल वर्मा को मेवाड़ से काटा निकाला गया था। ठीक है, उसी प्रकार राजस्थान के सभी स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्र रूप से जयपुर में आ सकते हैं और जयपुर से बाहर जा सकते हैं। ठीक है, अगला समझौता यह था कि जनता को उत्तरदेश शासन देने के लिए राज्य शीघ्र अतिशीघ्र कार्यवाही भी करेगा और प्रजामंडल महाराज के विरुद्ध किसी भी प्रकार की सीधी कार्यवाही नहीं करेगा। यह भी समझौता शामिल था। ठीक है, नंबर 1 समझौता क्या था? कि युद्ध के लिए राज्य सरकार किसी प्रकार की जन धन की सहायता नहीं देगा। नंबर 2, प्रजामंडल युद्ध विरोधी अभियान चलेगा शांतिपूर्वक से। नंबर 3 था कि किसी भी आंदोलनकारी को प्रवेश करने से रोका नहीं जाएगा। नंबर 4 था कि जनता की उत्तरदेश शासन की मांग को जल्द से जल्द राज्य सरकार पूरी करेगी। और अंतिम जो समझौता था वो ये था कि प्रजामंडल जयपुर के शासक के विरुद्ध किसी भी प्रकार की सीधी कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, ये समझौता हो गया था, परंतु इस समझौते के बावजूद आज़ाद मोर्चा के सदस्य बाबा हरीश चंद्र और दौलतमल भंडारी ने आंदोलन को तत्पर जारी भी रखा था। ठीक है, बाद में 1945 में जवाहरलाल नेहरू जयपुर आए थे, तब इस आज़ाद मोर्चे का प्रजामंडल में विलयकरण भी किया गया था। 24 जुलाई 1947 को जब नरेंद्र मंडल की सभा हुई, तब जयपुर के तत्कालीन शासक मान सिंह द्वितीय ने यह घोषणा कर दी कि वे भी भारतीय संघ में शामिल होंगे। ठीक है, और हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री रहेंगे, टीकाराम पालीवाल, देवी शंकर तिवारी और दौलतमल भंडारी मंत्री पद के रूप में रहेंगे। ठीक है, हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री चुना गया था। 30 मार्च 1949 को जयपुर राजस्थान संघ में शामिल हो गया था। 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इस दौरान राजस्थान की 4 प्रमुख रियासतें जैसे जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर शामिल हुए थे। ठीक है, इसके अलावा जयपुर के शासक मान सिंह को द्वितीय को राज प्रमुख बनाया गया था चौथे चरण का। उदयपुर के शासक भोपाल सिंह को आजीवन महाराजा प्रमुख बनाया गया था और कोटा के शासक को
उप राज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, इनके बारे में हम राजस्थान के एकीकरण के दौरान भी पढ़ेंगे। ठीक है, यह था जयपुर प्रजामंडल का आंदोलन। एक बार पुनः जल्दी जल्दी इसका रिवीजन कर लेते हैं। जयपुर में जन जागृति का जो श्रेय जाता है वो है अर्जुन लाल सेठी को। ठीक है, किन्हें जाता है? अर्जुन लाल सेठी को इसका श्रेय जाता है। इनके बाद में जमनालाल बजाज ने 1927 में चरखा संघ की स्थापना की थी। कहाँ पर? जयपुर में। 1931 में कपूरचंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो कपूरचंद पाटनी के द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1931 में। ठीक है, परंतु कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के बाद में जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री ने पुनः जयपुर प्रजामंडल की स्थापना का प्रयास किया था, उसका पुनर्गठन किया था कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के बाद में। इस प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 9 मई 1938 को बजाज की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? 9 मई 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। इसके बाद में जयपुर सरकार ने बजाज जी, हीरालाल शास्त्री और चिरंजीवी लाल अग्रवाल और कपूरचंद पाटनी आदि को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अब जयपुर में सत्याग्रह का जो आंदोलन था उसका संचालन गुलाबचंद कासलीवाल और दौलतमल भंडारी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। इन दोनों का नाम याद रखना, दोनों ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अगस्त 1939 को सरकार एवं प्रजामंडल के मध्य एक समझौता हुआ था और बजाज और उनके साथियों को रिहा भी कर दिया गया था। प्रजामंडल का मार्च 1940 में विधिवत पंजीकरण हुआ था और हीरालाल शास्त्री को इसका अध्यक्ष चुना गया था। तो प्रजामंडल का विधिवत पंजीकरण कब किया गया था? सरकार के द्वारा मार्च 1940 में। स्थापना इसकी 1931 में हो चुकी थी और पुनः स्थापना 1938 में। नवंबर 1941 में प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन हुआ था। तो प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? नवंबर 1941 में। ठीक है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर में आंदोलन छेड़ा गया था। तो जयपुर के महाराज ने उत्तर प्रदेश सरकार की मांग को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, समय रहते हुए उन्होंने आने वाली जो आंदोलनकारी परिस्थिति थी उन्हें भांप लिया था। अब जयपुर में आंदोलन का कोई औचित्य भी नहीं था। इससे क्या हुआ कि जयपुर प्रजामंडल दो भागों में बंट गया था। एक तो था हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में जो आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, दूसरा था बाबा हरिश्चंद्र का गुट आजाद मोर्चा जो कि आंदोलन के पक्ष में था। ठीक है, 16 सितंबर 1942 को बाबा हरिश्चंद्र के दबाव में आकर हीरालाल शास्त्री और प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को आंदोलन छेड़ने का अल्टीमेटम दे दिया था। बाबा हरिश्चंद्र उग्रवादी विचारों के थे। उन्होंने कहा था कि हीरालाल शास्त्री जी का आग्रह किया था कि अगर राज्य सरकार उनकी कुछ मांगे है उनको स्वीकार कर लेता है तो वो भी आंदोलन नहीं करेंगे। ठीक है, वो क्या थी मांगे? बाबा हरिश्चंद्र का गुट आज़ाद मोर्चा कहलाता है। ठीक है, क्या मांगे थी कि युद्ध के लिए राज्य सरकार से किसी प्रकार का जनधन की सहायता नहीं ली जाएगी। नंबर 2, प्रजामंडल को राज्य में शांतिपूर्ण युद्ध विरोधी अभियान चलाने की स्वतंत्रता रहेगी। नंबर 3, ब्रिटिश प्रांतों से आने वाले किसी भी आंदोलनकारी को जयपुर राज्य में प्रवेश से रोक नहीं लगाई जाएगी। और इसके बाद में जो पॉइंट था वो ये था कि जनता को उत्तरदायी शासन देने के लिए राज्य सरकार शीघ्र कार्यवाही भी करेगी। ठीक है, और प्रजामंडल भी महाराज के विरुद्ध किसी भी प्रकार की सीधी कार्यवाही नहीं करेगी। और इन सभी मांगों को मिर्जा इस्माइल के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। परंतु इसके बाद में बावजूद आज़ाद मोर्चा के बाबा हरिश्चंद्र ने आंदोलन को जारी रखा था। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर देखते हैं। जब 1945 में जवाहरलाल नेहरू जयपुर आए थे तब इस आज़ाद मोर्चा का प्रजामंडल में विलीकरण हुआ था। 24 जुलाई 1947 को जब नरेंद्र मंडल की सभा हुई थी तब जयपुर शासक मान सिंह द्वितीय ने भी घोषणा कर दी कि वो भारतीय संघ में शामिल हो जाएंगे। नरेंद्र मंडल की स्थापना 8 फरवरी 1921 में की गई थी वायसराय की अध्यक्षता में। ठीक है, हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री चुना गया था। टीकाराम पालीवाल, देवीशंकर तिवारी और दौलतमल भंडारी को मंत्री पद दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा 30 मार्च 1949 को जयपुर राजस्थान संघ में शामिल भी हो गया था और जयपुर के शासक मान सिंह प्रथम को राज प्रमुख आजीवन के लिए
उदयपुर शासक महाराज भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया था और कोटा के शासक को उपराज प्रमुख भी बनाया गया था। ठीक है साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास। ठीक है, और आज की क्लास में हमने राजस्थान की 3 अन्य रियासतें जैसे कि जोधपुर, जयपुर और बीकानेर में प्रजामंडल आंदोलन हुए थे उनके बारे में बड़े ही विस्तार से चर्चा की थी और रिवीजन भी किया है। आगे 2 क्लासें और आने वाली हैं जिसमें हम प्रजामंडल को 100% कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और एक बात और बता देता हूँ, ये क्लासें आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण और कारगर रहेगी। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप इसका कोई लाभ हमें दो। हमारे चैनल को जल्द से ज़्यादा से सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, कमेंट करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करवाइए। ठीक है, और ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं जो नीचे दिए हुए हैं 7619761567। ठीक है, आपको किसी भी नोट्स की अगर PDF चाहिए तो आप यहाँ पर इन नंबरों पर मैसेज करके वो PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और एक बात पुनः, हमारे YouTube चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट को आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि आपके जो भी दोस्त हैं, साथी हैं, वो भी इन क्लासों से अध्ययन कर सकें। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।